दोस्तों, राजनीति में जो नेता गलत फहमी का शिकार हो जाता है उसका हाल बहुत बुरा होता है। बहुत बुरा होता है उसका हाल जो गलत फहमी का शिकार हो जाता है सियासत में। और ऐसा ही कुछ हाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का है। जैसे बिल्ली के भाग से छीका टूटता है, या यूं कहें कि तोड़ फोड़ करके कोई सरकार गिराई गई और एक आदमी एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर बन गया मुकद्दर से। वो ये साहब है एकनाथ शिंदे। जब उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई गई, पार्टी तोड़ी गई, तो अमित शाह ने इन पर हाथ रख दिया, मुख्यमंत्री बन गए, एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर। लेकिन अब क्या कहा जाए साहब, कहीं ना कहीं गुमान है, कहीं ना कहीं गलतफहमी है। और लोग ऐसा कहते हैं कि एकनाथ शिंदे को लगता है कि 23 नवंबर को जिस दिन नतीजे आएंगे और अगर एनडीए की सरकार, महायुति की सरकार बनती है, तो दूसरी बार उनको ही शपथ लेनी चाहिए। सेकेंड टाइम चीफ मिनिस्टर उन्हीं को बनना है। दूसरी बार मुख्यमंत्री वो बनना चाहते हैं, क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं कि मिस्टर शिंदे को लगता है कि आज की तारीख में महाराष्ट्र के नंबर 1 नेता मिस्टर शिंदे हैं। शरद पवार से भी बड़े, उद्धव ठाकरे अपने उस्ताद से भी बड़े, फडणवीस से भी बड़े, गडकरी से भी बड़े, नंबर 1। और इनको यह भी लगता है, जैसा कि जानकार कह रहे हैं, कि अगर इनके लीडरशिप में, अगर इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा बीजेपी ने, तभी बीजेपी जीतेगी। शिंदे हैं तो बीजेपी है, मतलब शिंदे हैं तो मोदी है, शिंदे हैं तो शाह हैं महाराष्ट्र में। अब दोस्तों, राजनीति में सपने देखना, बड़े सपने देखना कोई गुनाह नहीं है, और गलत फहमी का शिकार कोई भी हो सकता है। लेकिन शिंदे साहब की जो कहानी, इस कहानी की जो ट्रेजेडी है, जो बदकिस्मती है, वो ये है कि ये कहानी वक्त से पहले ये दिल्ली पहुंच गई, मुंबई से दिल्ली पहुंच गई, और दिल्ली में मोदी और शाह के दरबार में कहानी पहुंच गई। फिर क्या होना था, मोदी जी के चाणक्य ने कबूतर के पर कतर दिए, दिए की जो लौ थी वो कम कर दी। आप कह सकते हैं कि अरमानों पर, शिंदे साहब के अरमानों पर पानी फेर दिया, या यूं कहूँ शिंदे साहब को 440 वोल्ट का झटका लग गया। हालांकि शिंदे साहब ने किसी को जाहिर नहीं किया, और वो जब दिल्ली आए, अमित शाह से मिले और उसके बाद मीडिया से भी बात करी, तो उन्होंने अपने चेहरे पर उस टेंशन को, उस बेचैनी को झलकने नहीं दिया। खैर, सियासत में बेचैनी वैसे भी चेहरे पर दिखती नहीं है। बहरहाल, बीच चुनाव ये फैसला हुआ है, और ऐसा लोग कह रहे हैं, जानकार बता रहे हैं कि मोदी और शाह शिंदे को किनारे कर रहे हैं, अजीत पवार को किनारे कर रहे हैं। और हो सकता है कि अगर एनडीए चुनाव जीत भी जाए, महायुति चुनाव जीत भी जाए, 23 नवंबर को अगर बीजेपी जीत भी जाती है, शिंदे तो भी नहीं बन रहे हैं। बिग ट्रेजेडी। मेरी जो जानकारी है दीपक भाई, कि एकनाथ शिंदे चाहते थे कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा आने वाले जो अभी चुनाव है महाराष्ट्र विधानसभा के, उसमें डिक्लेयर किया जाए। ये पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती कि एकनाथ शिंदे ज्यादा आगे बढ़े, उनका कद जिस तरह के अजीत पवार जैसा कम हो और कम ही रहे, इसके लिए वो प्रयास चल रहा है। अब दोस्तों, सवाल सिर्फ शिंदे साहब का नहीं, सिर्फ इन्हीं की बदकिस्मती नहीं है। ये जो दूसरे भाई साहब हैं, अजीत पवार साहब, इनके भी अच्छे दिन जैसा लगता है अचानक चले गए। अचानक अच्छे दिन इनके हाथ से चले गए हैं, और किसी समय में जितनी बड़ी बड़ी भ्रष्टाचार की जांचें थी, सब इनकी ख़त्म की जा रही थी। मोदी मेहरबान थे, शाह मेहरबान थे, शरद पवार की पार्टी इन्होंने तोड़ दी थी, चाचा की पार्टी तोड़ दी थी, तो इनकी तूती बोल रही थी 4 जून से पहले। लेकिन 4 जून का जब चुनाव के नतीजे आए, उस दिन मोदी और शाह को एहसास हो गया कि इन दोनों से बात बनेगी नहीं। और सच्चाई यह है कि आज की तारीख में अजीत पवार के खास आदमी उनको छोड़ के, उनका दामन छुड़ाकर चाचा शरद पवार के यहाँ लाइन लगाए हुए हैं। और हो सकता है कि अगर अजीत पवार आने वाले चुनाव में जिसकी वोटिंग 20 तारीख को है और रिजल्ट्स जो हैं 23 नवंबर को है, कुछ ही दिन बचे हैं, अगर अजीत पवार ने 25-30 सीटें नहीं जीती, तो समझ लीजिएगा दुकान बंद होने जा रही है भाई की। और दोस्तों, जो बड़ा सवाल ये है कि ये जो 2 शख्सियत है सियासत की, अजीत पवार जिन्होंने अपने सगे चाचा शरद पवार की पार्टी तोड़ी,
बगावत कर दी। और एक साहब जो एकनाथ शिंदे, जिन्होंने अपने उस्ताद उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ दी, बगावत कर दी। ये जो दो लोग हैं जो बागी हैं, आप कह सकते हैं, जिन्होंने पीठ पे छुरी भोंकी, एक शरद पवार के और एक उद्धव ठाकरे, क्या इन दोनों नेताओं ने मोदी और शाह का महाराष्ट्र में रथ फंसा दिया। और इस रथ को, इस दलदल से निकालना मोदी शाह के लिए बड़ा मुश्किल है। या फिर हम ये कहें कि जिस तरह से आखिरी वक्त पर मोदी जी ने लास्ट मोमेंट पर हरियाणा में कमाल कर दिया, एक हारी हुई बाजी जीत ली, क्या इसी तरह कुछ वो महाराष्ट्र में करने जा रहे हैं? या फिर सवाल ये भी है कि महाराष्ट्र में भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा नहीं है, महाराष्ट्र में दो पुराने खिलाड़ी हैं, दो महारथी हैं। एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं, दूसरी तरफ शरद पवार हैं। दोनों ही रीजनल पार्टीज हैं, मराठा अस्मिता पे ये स्थापित पार्टियां हैं। क्या महाराष्ट्र के ताले की, चुनाव के ताले की चाबी इन्हीं दोनों के पास है? शरद पवार और उद्धव ठाकरे ही तय करेंगे कि 23 तारीख को जो नतीजे आ रहे हैं अगले महीने, वो क्या होंगे, या फिर मोदी और शाह खेल कर सकते हैं? बिग क्वेश्चन। और महाराष्ट्र इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है इस देश का, सबसे ज़्यादा सीटें हैं यूपी के बाद, और सबसे बड़ी बात, हाईएस्ट जीडीपी स्टेट है, सबसे अमीर राज्य। ये अलग बात है कि मोदी जी ने इतनी मुफ्त योजनाएं वहाँ शुरू कर दी हैं कि महाराष्ट्र की तिजोरी में खाली हो रही है। एक अलग सच्चाई है, फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन जो असली सवाल है वो ये, होने क्या जा रहा है? शरद पवार, ठाकरे, राहुल गांधी, या फिर मोदी और शाह का खेल, कुछ हरियाणा जैसा। दो खास मेहमान हैं आज हमारे साथ आज सुधीर सूर्यवंशी होंगे, कई खबरें ब्रेक करी उन्होंने, और हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा होंगे। आखिर तक इस वीडियो को सुनिएगा क्योंकि महाराष्ट्र एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है, और मुझे लगता है कि हरियाणा में जो कुछ हुआ, महाराष्ट्र कुछ और सोच रहा है। वहाँ सवाल मराठी वर्सेस गुजराती, मराठी अस्मिता का है। सुधीर जी, पिछली बार आप बता रहे थे कि साहब 120 सीट मांग रहे थे एकनाथ शिंदे, लेकिन सीटें जो है उनको 80 से ज्यादा नहीं मिल रही। 40 सीटें खाते से घटा दी कलम के एक जोर से अमित शाह ने। और अब मैं सुन रहा हूं कि साहब शिंदे एक बड़ा सपना देख रहे हैं, बड़ा सपना। और ये जो बिग ड्रीम है वो ये है कि साहब हमें आप सीएम फेस चुनाव में बनाइए, जो भी बैनर लगे, जो भी पोस्टर लगे, मोदी के बराबर फोटो लगे, और मेरी लीडरशिप में, मेरे नेतृत्व में महाराष्ट्र का चुनाव लड़ा जाए, जैसे नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ा जा रहा है। तो क्या यह बात सही है कि एकनाथ शिंदे अपनी लीडरशिप में चुनाव लड़ना चाहते हैं? और क्या गुजरात लॉबी तैयार है? सुधीर जी, आपकी क्या खबर है? क्या अमित शाह ने कहा, हाँ भाई ठीक है, आप मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे, और मोदी जी भी मान गए, या मामला कुछ और है? दीपक जी, मामला गड़बड़ा रहा है एकनाथ शिंदे के लिए। एकनाथ शिंदे के लिए मामला गड़बड़ा रहा है। सुधीर भाई, आप जब भी अपने मुख्यमंत्री के बारे में बोलते हैं हमेशा कुछ गड़बड़ी बोल देते हैं। पिछली बार भी आप कह रहे हैं, आप फिर कह रहे हैं गड़बड़ है। नहीं, अरे भाई, शिंदे आपके मुख्यमंत्री हैं, और बड़े इस वक्त पावरफुल मुख्यमंत्री हैं, आप कह रहे हैं कि गड़बड़ है उनका मामला। मतलब मुख्यमंत्री नहीं बन रहे क्या है दोबारा? नहीं, आप सुनिए थोड़ा, मुझे थोड़ा कुछ सेकंड तो वक्त दीजिए प्लीज। मुझे मेरी जो जानकारी है दीपक भाई, कि एकनाथ शिंदे चाहते थे कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा आने वाले जो अभी चुनाव है महाराष्ट्र विधानसभा की, उसमें डिक्लेयर किया जाए। और उसके लिए उन्होंने एक प्रॉमिस भी किया था, और एक रोड मैप बाकायदा उन्होंने प्रेजेंटेशन भी अमित शाह जी और बीजेपी की कुछ खास लीडरशिप को भी दिया था कि मुझे सीएम करोगे तो सब खर्चा जो रिसोर्सेज लगते हैं इलेक्शन में मैं उठाऊंगा, बाकी जो मैनेजमेंट लगता है मैं करूंगा, लेकिन मुझे सीएम दोबारा करो। लेकिन सीएम मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार को फ्री हैंड देती है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ती है, वैसी बातें यहाँ पे दिख नहीं रही है। शिंदे का मुझे लगता है कि उनका स्क्रू टाइट करना शुरू कर दिया है, और उसे मुझे ये पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती कि एकनाथ शिंदे ज्यादा आगे बढ़े, उनका कद जिस तरह के राजीव पवार जैसा कम हो और कम ही रहे, इसके लिए वो प्रयास चल रहा है। इसलिए मुझे जो जानकारी मिले कि कल एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार
अमित शाह जी को मिले, वहां पे मीटिंग हुई, देवेंद्र फडणवीस जी और अमित शाह की सेपरेट मीटिंग हुई, अजित पवार की मीटिंग हुई। वहां पे क्लियर कट एक मैसेज दिया गया कि कोई भी चीफ मिनिस्टर का चेहरा महाराष्ट्र में डिक्लेयर किया जाएगा नहीं। दूसरी बात, ओके। जो भी कुछ कैबिनेट पोर्टफोलियो है उसके जो बंटवारा है वो बाद में ही होगा, इलेक्शन के बाद। अभी कुछ नहीं होगा। आप अभी सिर्फ चुनाव लड़ो, सीटें जीतो और कलेक्टिव लीडरशिप में सीटें जीतो। कोई भी जी। फेस किसी पार्टी का सीएम नहीं। बिल्कुल नहीं होगा और चुनाव के बाद डिक्लेयर करेंगे। ओके ओके ओके, यानी एक हेडमास्टर की तरह अमित शाह ने सारे शिष्यों से कह दिया कि भाई इस बार कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा, मुख्यमंत्री बीजेपी ही है, अब उसमें से कौन बनता है। लखेड़ा साहब, आपको इतना जी तजुर्बा है, सारी राजनीति आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मुझे ये बताइए कि भाई अगर नीतीश कुमार को मोदी और शाह चीफ मिनिस्टर का फेस मानते हैं बिहार में, तो साहब एकनाथ शिंदे अगर शिवसेना से हैं तो उनको फेस बनाने में क्या दिक्कत है। अगर नीतीश सीएम फेस हो सकते हैं और ये बात अगर कबूल है अमित शाह और मोदी को, तो भाई एकनाथ शिंदे क्यों नहीं कबूल है? ऐसा क्या है, शिंदे कम है क्या नीतीश देखिए कुमार से? देखिए नीतीश कुमार एक जो कि अब जो ग्रूमिंग हुई है सोशलिस्ट लीडरशिप में, वो एक नेचुरल ग्रूमिंग हुई है। प्राकृतिक रूप से वो नीचे से ऊपर उठे हैं और बड़ा स्ट्रगल उन्होंने जमीनी लेवल पर किया है। जबकि एकनाथ शिंदे कोई नेचुरल लीडर नहीं है, वो एक एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर है। और वो अरे एक्सीडेंटल बाप किसने रे बाप। कराया? एक्सीडेंट किसने कराया? एक्सीडेंट बीजेपी ने करवाया। उन्होंने सरकार तोड़ी और उसके बाद उनको पटाया कि तुमको लीडर बनाएंगे, क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे अगर बलि का बकरा नहीं बनते तो वो लीडर भी नहीं बनते, उनको चीफ मिनिस्टर भी नहीं बनते। तो दोनों में तुलना करने का मतलब ये है कि दिया दिखाना, अंधेरे चिराग को दे दिखाने वाली बात है। कोई इश्यू नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है कि दोनों की तुलना की जाए। नीतीश कुमार के कुछ भी कहे, नीतीश कुमार एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है उनका, जबकि शिंदे का कोई आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क नहीं है। वो इनके साथ भी है, उनके साथ भी है, इधर भी है, उधर भी है। और अभी एक महीने पहले तो वो कैंडिडेट ढूंढ रहे थे कि इतने कैंडिडेट खड़ा कर दूं मैं, निर्दलीय इंडिपेंडेंट खड़ा कर दूं कि मेरे को जब चीफ मिनिस्टर की दावेदारी आए, हंग असेंबली आए, तो मेरे को 15 इंडिपेंडेंट एमएलए कहेंगे हमारा नेता है एकनाथ शिंदे। तो ये जो इस तरह की जो जी। चीजें हो रही हैं, इस तरह की चीजें बहुत ही मुझे लग रहा है कि ये महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा इलेक्शन है, बड़ा डिसिसिव इलेक्शन है। इसीलिए डिसिसिव इलेक्शन है कि दो स्टालवार्ट है। देखिए, उद्धव ठाकरे हैं और शरद पवार है, दोनों बहुत बड़े स्टालवार्ट्स हैं। उनके पीछे एक हिस्ट्री है, एक विरासत है पॉलिटिकल, और मुझे लगता है कि वो विरासत के आसपास ही महाराष्ट्र का ये इलेक्शन घूम रहा है। लखड़ा साहब कह रहे हैं कि साहब नीतीश कुमार एक बुनियादी नेता हैं, बड़े समाजवादी नेता हैं और आज की तारीख में सीनियर मोस्ट नेताओं में एक हैं, जबकि ये जो शिंदे साहब हैं जो मुख्यमंत्री दोबारा बनने के सपने देख रहे हैं, ये एक एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर हैं। एक दुर्घटना हुई जिसमें सरकार गिरा दी गई, ये बागी थे और एक दुर्घटना की उत्पत्ति हैं मिस्टर एकनाथ शिंदे, यानी सीएम मटेरियल नहीं है। दोबारा सीएम जो है इनको बनाने की इनकी हैसियत नहीं, तो भाग्य से बन गए, भाग्य से बन गए, किस्मत से बन गए, एक बार बन गए यही बहुत है। लखेड़ा साहब मेरे ख्याल ये कहना चाह रहे हैं कि एक बार बन गए यही बहुत है। खैर छोड़िए, शिंदे को हम छोड़ते हैं, जरा हम अजीत पवार पे बात कर लेते हैं। ये बताइए सुधीर जी, क्या इन दोनों का हाल, ये जो दोनों नेता हैं, बागी थे मिस्टर शिंदे और मिस्टर अजीत पवार, एक पिक्चर थी, बड़ी पुरानी पिक्चर थी, लखेड़ा साहब ने जरूर देखी होगी, लखेड़ा साहब को पिक्चरों का बड़ा शौक है। एक पिक्चर नहीं है। उसका एक गाना था, उसका गाना था लखेड़ा साहब, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, दो बेचारे बिना सहारे, वो तो फूट फूट कर इस तरह का था। तो क्या ये स्थिति सुधीर जी ऐसे ही है, दो बेचारे बिना सहारे, मिस्टर अजीत पवार एंड मिस्टर शिंदे? दो बेचारे बिना सहारे नहीं, वो अमित शाह जी के सहारे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सहारे। और वो मुझे लगता है कि दोनों लीडर एक पैरासाइट है। एक पैरासाइट का मतलब ऐसा है कि उनका खुद जान नहीं है। जो जान है वो बीजेपी में, जब जब बीजेपी जान फूकते है तो उनके थोड़ी जान आती है। जब तक बीजेपी चाहती है तब तक वो रहेंगे, जब बीजेपी नहीं चाहती वो चले जाएंगे, ऐसी उनकी हैसियत है। तो इसकी वजह से उनका जो वजूद है कुछ नहीं है, वो बीजेपी की वजह से उनका जो भी वजूद है
और मुझे लगता है कि जैसे आपने अजीत पवार का जिक्र किया, लोकसभा चुनाव में एक बड़ा फैसला आ गया है कि असली एनसीपी किसकी है और एनसीपी का सही चेहरा कौन है। लेकिन जो आने वाला चुनाव स्टेट असेंबली इलेक्शन है, उसमें हम कह सकते हैं कि दिस इज द लास्ट नेल इन द कॉफिन। वो एक चुनाव फैसला हो जाएगा कि अजित पवार और शरद पवार, ये फाइनल हो जाएगा। ऑलमोस्ट 70-75% चीजें फाइनल हो चुकी है, लेकिन स्टेट असेंबली में सब चीजें मेरे ख्याल से क्लियर कट हो जाएगी। इसलिए एकनाथ शिंदे भी चाहते थे कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, वो सीएम कंटिन्यू रहेगी तो उनकी पार्टी और उनके लोग उनके साथ में रहेंगे। लेकिन जब सीएम नहीं बनेंगे तो मुझे लगता है कि उनमें भी बहुत बड़ा एक एक भूचल आ सकता है शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना में। और जो कुछ लोग हैं वो उद्धव ठाकरे के जब गेट ओपन करेंगे तो उनके तरफ भी लोग जा सकते। इसलिए एक बहुत ही बड़ी एक वार्निंग बेल और एक दिलचस्प कहेंगे तो एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन एकनाथ शिंदे के लिए है आज। जी 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 जी, लखेड़ा साहब, विक्टोरिया नंबर 203 का गाना है ये। दो बेचारे बिना सहारे, देखो पूछ पूछ कर हारे, बिन ताले की चाबी लेकर फिरते मारे मारे। तो ताला जो है वो तो अमित शाह का है, मोदी जी के पास है। चाबी इनको पकड़ा रखी है, ताला मोदी जी के पास है, अमित शाह के पास। आपको क्या लगता है कि ये जो दो बेचारे हैं, बिना सहारे हैं, क्या ये इस इलेक्शन के बाद अगर सीटें कम आई अजीत पवार की और शिंदे की, तो ये एंड ऑफ द रोड है? क्या ऐसा हो सकता है कि शिंदे के जो बचे कुचे विधायक हैं वो बीजेपी में आ जाए, मर्ज कर जाए? क्या आपको भविष्य दिखता है अजीत पवार का? क्या आपको भविष्य दिखता है एकनाथ शिंदे का? देखिए, बीजेपी का मैं जो देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का गेम बहुत क्लियर है। क्लियर ये है कि सीढ़ियां ढूंढो पहले। जैसे उन्होंने हरियाणा में दुष्यंत चौटाला का सीढ़ी ढूंढा, उनको साढ़े चार साल तक अपने साथ रखा। उसके बाद सीढ़ी हटाई, दुष्यंत चौटाला को गिराया और सीढ़ी से ऊपर चढ़ गए। जो 40 सीटें जीते थे पिछली बार, उनको 48 कर दिया अपने बल पर। किसी का जरूरत नहीं है। क्या हालत कर दी अजीत पवार की? अजीत पवार के पास इतने एमएलए थे, क्या हालत कर दी उसकी? उसको भिखारी बना दिया। अभी रूलिंग पार्टी अलायंस में भिखारी, उसका एक पार्टी का तो नेता ही मर गया, जैसे भी मरा है। वो बड़ी सिचुएशन है उनकी खराब। और वही मुझे लग रहा है कि ये दुष्यंत चौटाला जैसा सिचुएशन एकनाथ शिंदे का हो सकता है। क्योंकि अगर उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, और एक परसेप्शन बीजेपी ने मार्केट में फेंक दिया कि ही इज नॉट गोइंग टू बी द चीफ मिनिस्टर। लखेड़ा सर समझ गए। मैंने कभी आपकी बातों पर शक जाहिर नहीं किया है। आपने, मुझे याद है, हरियाणा में आप एकमात्र पैनलिस्ट थे जो बार बार कह रहे थे कि दीपक जी गलती मत करिएगा, अमित शाह और मोदी को अंडर एस्टिमेट मत करिए हरियाणा, आपने कहा था। तो इसलिए मैं आपकी बातों को कभी हल्के नहीं लेता हूं। लखेड़ा साहब बता रहे हैं कि मोदी और अमित शाह, इनकी जो पॉलिसी है ये सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे दुष्यंत चौटाला को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया हरियाणा में, सीढ़ी चढ़े और बाद में उस आदमी को गिरा दिया नीचे और खुद चढ़ गए। आप कह सकते हैं कि सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि सांप जो है, जिसकी सीढ़ी बना के चढ़ते हैं, उसको डसता है। मोदी और शाह साहब को सांप नहीं डसता, वो सिर्फ सीढ़ी पे चढ़ते चले जाते हैं। बाकी दुश्मनों को सांप डसता चला जाता है। इस तरह का सांप सीढ़ी का खेल इजाद किया। क्या आपको लग रहा है सुधीर जी, आपको लग रहा है कि ये जो सांप सीढ़ी का खेल ये लखेड़ा साहब बता रहे हैं, क्या शिंदे और अजीत पवार अब इनका फ्यूचर नहीं है? नंबर एक। और अगर उद्धव ठाकरे, मिस्टर ठाकरे, अगर थोड़ा सा दिल बड़ा कर ले, पुरानी अदावत भूल जाएं और बागियों को माफ कर दें कि चलो भाई ठीक है, शिंदे को तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन जो 4, 5, 6, 7 लोग हैं जो डर के मारे ईडी के चले गए थे, अगर ये वापस आना चाहें तो मैं ले सकता हूं, इनको मैं मशाल पकड़ा सकता हूं। अगर उद्धव ठाकरे ने 4-5 विधायक भी तोड़ दिए, रिवर्स स्विंग कर दी अगर, तो क्या आप लगता है कि एकनाथ शिंदे की स्थिति बड़ी दयनीय हो जाएगी 20 नवंबर से पहले, वोटिंग से पहले? अगर उद्धव ठाकरे थोड़ा सा भी अगर रास्ता दे दें, तो आपको लगता है कि कुछ विधायक हैं जो इस वक्त शिंदे के साथ हैं, जिन्हें ना मंत्री मिला, ना मंत्री का पद मिला, ना पैसा मिला, ना कुछ मिला, क्या ऐसे लोग आ सकते हैं? क्या कुछ लोग उद्धव ठाकरे के साथ आना चाहते हैं? मिस्टर सुधीर सूर्यवंशी।
बिल्कुल दीपक जी, आपने जिस तरह से बात रखी, एक बात क्लियर है, भारतीय जनता पार्टी सीडी नहीं, एक यूज एंड थ्रो की पॉलिसी की तरह राजनीति करती है। ये शिंदे भी जानते हैं, अजित पवार भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। इसलिए वो भी अपना सब कदम मुझे लगता है कि सब कॉशियसली ले रहे हैं। इसलिए अभी उनको नहीं लगता है कोई रीजनल पार्टी बढ़े महाराष्ट्र में और दूसरी कहीं भी जगह पे बढ़े। उनको लगता है 100% भाजपा ही हर जगह पे चाहिए। इसलिए एकनाथ शिंदे का कद कम करने के लिए उनको सीएम पद का चेहरा, सीएम फेस डिक्लेयर नहीं करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा चीज उनकी सीटें चुन के आएंगे तो उनको सीएम भी नहीं बनाएंगे। तो ऑटोमेटिकली अजित पवार का फैक्शन और शिंदे का फैक्शन इतना ये मुझे लगता है कि वीक कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली महाराष्ट्र की राजनीति से कैसे गायब हो जाएंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि उद्धव ठाकरे थोड़ा दिल बड़ा करे और एक कूट राजनीति जैसे शरद पवार जी करते हैं वैसे करेंगे तो शिंदे के कैंप में एक बहुत बड़ा हड़कंप मच जाएगा। और ये हड़कंप मच जाएगा और शिंदे सीएम नहीं रहेंगे। इस न्यूज से भी मुझे लगता है कि बहुत ही एक बड़ा एक क्या बोलते बैकलैश शिंदे के गुट में आ सकता है। और उसके वजह से काफी लोग इलेक्शन अभी तो डिक्लेयर हुए, जैसे फॉर्म एप्लीकेशन जो बड़ा सजेशन आपने दिया, एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन सुधीर जी ने किया। सुधीर जी ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे थोड़ा सा कूटनीति करें, थोड़ा सा छल करें, थोड़ा सा चाणक्य नीति अपनाएं, हालांकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है राजनीति में, आप कह सकते हैं शरीफ हैं कुछ क्योंकि फोटोग्राफर रहे हैं वो, और जो भी आर्टिस्ट होता है थोड़ा सा वो राजनीति में स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है। अगर थोड़ा सा छल करें मिस्टर उद्धव ठाकरे तो हड़कंप मच सकता है एकनाथ शिंदे के खेमे में। कई विधायक अपनी ओरिजिनल पार्टी को लौटना चाहेंगे। एक चीज और बता दीजिए, फिर मैं लखेड़ा साहब के पास आ रहा हूं। सुधीर जी, लेट मी बी वेरी फ्रैंक, और मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आज की तारीख में क्या आपको लग रहा है कि अगर ठीक तरह से सब कुछ रहा, ऑल इज वेल, क्योंकि टिकटों का थोड़ा पंगा जो है वो महाविकास अघाड़ी में भी है, वहां भी थोड़ा बहुत टसल है, टिकटों की टसल है डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। अगर सब कुछ ठीक रहा, ऑल इज वेल हो जाता है, तो क्या शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी ये तीनों मिलकर सरकार बना सकते हैं महाराष्ट्र में? क्या आपको लगता है उनके पास एज है? क्या 145 सीटें से ज्यादा ला सकते हैं? क्या बहुमत तक पहुंच सकते हैं ये तीनों लोग? देखो दीपक जी, इसका आंसर मुझे लगता है 1 लाइन नहीं, थोड़ा 2 लाइन में हम देना चाहते हैं। क्योंकि हम देखेंगे कि विदर्भा में जिस तरीके से कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा बाउंस बैक दलित, मुस्लिम और आदिवासी और कुनबी वोटों के साथ किया, वहां पे डीएमके नाम का फैक्टर बहुत ही तेजी से चला, दलित, मुस्लिम और कुनबी, और कांग्रेस का एक पुराना जनाधार है वो वापस आ गया। दूसरी बात, वहां पे बीजेपी बहुत बड़ी बुरी गिरावट बीजेपी की जैसे लोकसभा में हुई वैसे विधानसभा में होने के चांसेस है। वही बात मराठवाड़ा में मराठा रिजर्वेशन जरांगे पाटिल की वजह से वहां भी बीजेपी की हालत काफी पतली है। और तीसरी बात, शरद पवार की वजह से उनका जो बाउंस बैक हुआ है लोकसभा में, उनकी वजह से वेस्टर्न महाराष्ट्र में शरद पवार भी काफी पावरफुल उभरे। तो उनको स्पेस कहाँ है? उनको पेस है कोंकण, खानदेश, नॉर्थ महाराष्ट्र रीजन और बंबई में तो मुझे लगता है कि वहां पे मामू फैक्टर काफी चलता है। मामू है कि मराठी और मुस्लिम, मराठी 30% और मुस्लिम 18%, वो दोनों एक साथ जुड़ गए तो भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से उनकी सीटें गिरी उसी तरह से सीटें विधानसभा में गिर सकती है। और उनके लिए एक रिलीफ का फैक्टर है खानदेश यानी कि नॉर्थ महाराष्ट्र में जिस तरह के 2 लोकसभा की सीटें वहां पे जीती वैसी हालत बिल्कुल नहीं रहेगी। इस तरह के विधानसभा में लोकल फैक्टर ज्यादा मजबूत होंगे। वहां पे शरद पवार और उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की सीटें काफी अच्छी तरह से आएंगी। वहां पे 50-50 भी हो सकता है, जैसे वहां पे वन साइड बीजेपी आई थी लोकसभा में, वैसे वन साइड बिल्कुल नहीं आएगी। वहां पे 50-50 हो गई तो उनके लिए मुझे लगता है कोंकण और दूसरा कोई एरिया ही नहीं बचता कि उनके बाउंस बैक होने में और ज्यादा सीटें लाने में। तो क्या मैं इस चीज पर पहुंचूं, मैं जो निष्कर्ष निकालूं आपकी बातचीत का, एक ऐसा पत्रकार जो महाराष्ट्र की राजनीति को 24/7 सुबह शाम रात हर वक्त आप राजनीति में जीते हैं, क्या मैं आपकी बात ये मानूं कि विकास अघाड़ी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं 23 नवंबर को? मैं ये मानूं इसे?
मिस्टर सुधीर? नहीं, आज की तारीख में हम जब सब चीजें देखते हैं, लोगों से बात करते, सोशल एक्टिविस्ट से बात करते, जनरल पब्लिक से बात करते, लोगों में एक सेंटीमेंट, आज मैं कुछ लोगों से मिला जो नॉन पॉलिटिकल है, उनको में एक मैसेज है कि अंडर द शिंदे लीडरशिप और बीजेपी के वजह से जो महाराष्ट्र का जो इकोनॉमी था, महाराष्ट्र की जो वाइब्रेंसी थी, ये बहुत बुरी हालत में आज है। महाराष्ट्र एक बीमारू स्टेट के तरफ अपना मार्गक्रमण कर रहा है। तो लोग बहुत टेंशन में, जो बिजनेसमैन है वो बोलते थे कि पहले 10% देना था, अभी 20% पे चीज चली गई। एक प्रोजेक्ट पास करने के में पहले 2 महीना लगता था, अभी 2-2 साल लगता है, लेकिन पैसा भी डबल लग रहा है। तो करप्शन तो बढ़ गया है, कमीशन बढ़ गया है, लेकिन इंडस्ट्री यहाँ पे आ नहीं रही है, यहाँ पे जॉब जनरेट नहीं हो रही है। तो इसलिए जो नॉर्मल, जिसको हम कॉन्शियस ऐसे लोग हैं, वो डिस्कशन करें कि महाराष्ट्र की हालत काफी बुरी है। इसलिए लोगों में एक बेचैनी दिख रही है मुझे, जो लोग पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी बात बेचैनी दिख रही है। सुधीर भाई, बहुत मजा आता है आपकी बातें सुनने में, आपके विचार सुनने में। आपने बड़ी बात कही। आपने कहा कि जो मुंबई, जिसने कलकत्ता को पीछे छोड़ दिया, चेन्नई को पीछे छोड़ दिया, हैदराबाद को पीछे छोड़ दिया, गुजरात को पीछे छोड़ दिया, सबसे हाईएस्ट जीडीपी स्टेट हो गया, वो महाराष्ट्र, वो हमारी कॉमर्शियल कैपिटल, वो आप कह सकते हैं कि जहां शेयर मार्केट से लेकर कॉर्पोरेट है, जो इस देश को धंधा देता है, पैसा देता है, जिससे देश चलता है, उसका हाल बीमारू राज्य जैसा हो रहा है। बीमारू राज्य हो रहा है महाराष्ट्र की, ये स्थिति हो रही। और इसको लेकर जो महाराष्ट्र के लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो लोग सोचते हैं देश के बारे में, वो चिंतित हैं। और उसके लिए वो सोचते हैं कि ये जो शिंदे टाइप की जो पॉलिटिक्स हो रही है, अमित शाह मोदी जी जो कर रहे हैं, चीर फाड़ तोड़ फोड़ जो कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। एक लास्ट लाइन लकड़ा साहब आपसे लेना चाहूंगा, लास्ट लाइन। आपको लगता है, और क्योंकि समय हो चुका है, बस मुझे लगता है 30 सेकंड बचे, क्या मैं मानूं कि गेम अभी ओपन है, गेम वाइड ओपन है, कोई भी जीत सकता है, या फिर महाविकास अघाड़ी आपको लगता है कि जीत सकती है बासी इस बार, उसको एज है? देखिए, मैं ये मानता हूं कि महाराष्ट्र जो है, में 2 बड़े दिग्गज हैं, मतलब उद्धव ठाकरे हैं और शरद पवार साहब है, कांग्रेस तो है ही। तो ये एक मैच्योर्ड लीडर हैं और इनके एक क्रेडिबिलिटी है। दूसरा, महाराष्ट्र, अक्रॉस महाराष्ट्र जो रूरल बेल्ट है, जो सिटीज है, पुणे से लेकर के बम्बई तमाम, नागपुर, ये एक अंडर करंट है कि देखिए गुजराती, एंटी गुजराती फीलिंग्स। और ये गुजराती फीलिंग्स कब शुरू हुई? जब मोदी एंड अमित शाह पावर कंट्रोल कर रहे हैं दिल्ली से। ऐसा लग रहा है जिस तरह से इंडस्ट्रीज जो है शिफ्ट हुई है पूरे महाराष्ट्र से, शिफ्ट गुजरात की तरफ शिफ्ट हुई है, वहां की इकोनॉमी पे गुजरात के लोग कैप्चर कर रहे हैं। एक पुराना झगड़ा, मुझे लग रहा है कि वो झगड़ा दोबारा सरफेस हो गया है। और दूसरी बात एक छोटा सा है कि जो एंटी इनकन्वेंसी फैक्टर है महाराष्ट्र में, प्रो इनकन्वेंसी नहीं है। देखिए, इनसिक्योरिटी, बाबा सिद्दीकी को दिन दहाड़े मार दिया, इस तरह के लोगों में इनसिक्योरिटी फैल गई। कौन जिम्मेदार है? अगर वहां कांग्रेस की सरकार होती तो उसको आप जिम्मेदार मानते, सेंटर में कांग्रेस की सरकार होती, अरे आप तो डबल इंजन, 3-3 इंजन चला रहे हैं। तो सवाल यह है कि लोगों में अगर असुरक्षा है, फिल्म इंडस्ट्री में असुरक्षा है, लोग डरे हुए हैं, तो कौन जिम्मेदार है इसका? कोई आंसर है, कोई जवाब है? कौन किसको मार दे, कहां मार दे? तो ये जो फीलिंग है लोगों के मन में, ये जो अंडर करंट है, मुझे लगता है कि ये भारी पड़ेगा। एंटी इनकन्वेंसी जो फैक्टर है शिंदे सरकार के खिलाफ। और एक बात छोटा सा, कि ये जो सरकार अभी बनी है, ये डकैती करके सरकार बनी है, ये लूटपाट करके सरकार बना रखा है। ये कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, आप ध्यान रखें इस बात का। शिंदे सरकार को कोई जनता का सपोर्ट नहीं मिला चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए। वो सरकार गिरा करके, तोड़ करके, अजीत पवार को तोड़ करके, तो ये अननेचुरल है, अप्राकृतिक है। तो मुझे लग रहा है कि जनता को ये फीलिंग है, जनता हर्ट है कि हमने किसी को वोट दिया, चीफ मिनिस्टर कोई और हो गया, और बीजेपी उसके सरदार बन के घूम रही है। तो ये भारी बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन होगा। जी, बड़ा ऑब्जर्वेशन। दीपक, 30 सेकंड। कल मैं मंत्रालय में घूम रहा था, मैंने सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डेस्क ऑफिसर, उनसे बात कर रहा था। वो बहुत लोग, पहली बार मुझे टेंशन और उनके फेस पे एक टेंशन लगा। मैंने पूछा प्रॉब्लम क्या होगा? बोले सुधीर, जो भी सरकार आएगी उस सरकार को कम से कम 1 से 1.5 लाख करोड़ का कर्जा लेना है, तभी हमारा मार्च और अप्रैल के सैलरी निकलेगी, तभी ये सरकार आगे बढ़ पाएगी। इतना पैसा उठा लिया है, इतना पैसा लाडली बहना हो, अरे बाप रे बाप, ये क्या सुधीर भाई, सबसे बड़ी खबर आप आखिर में बता रहे हैं। और दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात कह गए। महाराष्ट्र जो इस देश का इंजन है,
इस देश का फाइनेंशियल कैपिटल है, हाईएस्ट जीडीपी स्टेट, हम सबसे अमीर मानते हैं। ये कह रहे कि जो सबसे अमीर राज्य उसकी तिजोरी खाली है, सैलरी को पैसा नहीं है। सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, मंत्रालय जहां हेडक्वार्टर है सरकार का, वहां पर चर्चा हो रही है कि भैया जैसे ही 23 नवंबर को नतीजे आएंगे, जो भी सरकार होगी उसे कर्जा लेना पड़ेगा, वरना आप कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे सकते। ओ माय गॉड, ये तो हालत एकदम नॉर्थ ईस्ट स्टेट जैसी हो रही है। ये तो हालत ऐसी हो रही है जो आंध्र प्रदेश की हालत है, जिसका रोना रो रहे हैं इस वक्त नायडू बाबू कि पैसा नहीं है, इतना कर्जा चढ़ गया। जो देश को पैसा देता है वो कर्जे में चला गया। और ये मुझे लगता है बहुत ही हिलाने वाली खबर दी है जी। दीपक जी, महाराष्ट्र के ऊपर अभी प्रेजेंटली 8.5 लाख करोड़ का कर्जा है। अभी 1-1.5 लाख और कर्जा लेंगे तो महाराष्ट्र के ऊपर का कर्जा 10 लाख करोड़ हो जाएगा। इसका मतलब हर जो आदमी है महाराष्ट्र के, उसके सर पे कम से कम 1 लाख रुपए कर्जा रहेगा। माय गॉड, वेरी सैड, वेरी सैड। और मैं आज इस पूरे एपिसोड को, इस वीडियो को बहुत ही मैं निराश होता नहीं हूँ, ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति हूँ। मैं चाहता हूँ सब लोग ऑप्टिमिस्टिक रहें, आशावादी रहें। लेकिन जिस तरह की बात कही कि 10 लाख करोड़ का खर्चा है और हालत ये है महाराष्ट्र की, जो सबसे पैसे वाला स्टेट है, वहां पर इस वक्त तनख्वाह के लाले पड़ रहे हैं कि भाई अगर सरकार नहीं बनेगी तो सबसे पहले कर्मचारियों को उधार लेकर तनख्वाह आपको जुटानी पड़ेगी किसी तरह से। वेरी सैड, वेरी सैड। एंड आई थिंक द पीपल ऑफ महाराष्ट्र हु आर वोटिंग ऑन 20th नवंबर, वो इसका नोटिस लें, संज्ञान लें और इस पर पड़ताल करें कि जो सुधीर जी ने कहा कितना सही। और मैं चाहूंगा कि एकनाथ शिंदे बताएं, हकीकत बताएं कि तिजोरी खाली है कि भरी है। और शरद पवार और उद्धव ठाकरे साहब को भी कहना चाहिए भाई इन्होंने बजट का क्या हाल कर दिया फ्रीबीज बांट के। थैंक यू सो मच सुधीर जी, आप आए वीकेंड पे। लखड़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत किसी उम्मीद के साथ तो नहीं, लेकिन हाँ, मैं चाहता हूं कि महाराष्ट्र नंबर 1 स्टेट है, नंबर 1 स्टेट रहे। ये देश की आर्थिक राजधानी है, मुंबई पे मुझे फक्र है, मेरा मुंबई है। और मैं चाहूंगा कि जो देश को कमा के दे रहा है उसकी तिजोरी खाली ना, उसकी जेब भरे। और ये जो राजनीति हो रही है इस वक्त, वाकई ये अफसोस जनक है। बहुत ही दुख हुआ आज जिस तरह से उन्होंने बताया आखिर में। सॉरी फॉर दैट, बट आई होप दैट महाराष्ट्र विल इम्प्रूव। और महाराष्ट्र ने हमेशा इस देश को दिशा दिखाई। लखड़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर भाई इस प्रोग्राम में आने का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।